हेलो हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में रिवीजन को लेके हमने काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट किया था। हालांकि काफ़ी दिन हो गए हैं, वो बीच में इसलिए रिवीजन का प्रोसेस बंद कर दिया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था आईआईटी मेंस का। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं दिख रहा था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। पर अब फिर से उन बच्चों का कुछ मैसेज आया कि अगर वो रिवीजन की क्लास कंटिन्यू कर दें तो पर टॉपिक हमें उससे बड़ा फ़ायदा मिल रहा। तो मैंने कहा आज से स्टार्ट कर दूंगा। एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन थी, आज मैंने पहली लाइव क्लास भी ली। तो जो बच्चे इस रिकॉर्डिंग को वीडियो को देखते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो लाइव क्लास में भी आएँ। और हमने पहले भी कहा है कि ये चैनल आप लोगों के कोऑपरेशन से आगे बढ़ेगा बेटा। सो इसमें थोड़ी सी आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और मैं पूरे तरीके से, जैसा कि मैंने हमारे तरफ से जो कमिटमेंट है वो पूरा सिलेबस हम करेंगे। और सिर्फ पूरा सिलेबस नहीं बल्कि हम इस पैटर्न पे करेंगे कि आप आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आसानी से निकाल पाएँ। ठीक है। जैसा कि चर्चा हुई थी कि जब हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था तो क्विक रिवीजन के अंदर हमने काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम 2D मोशन स्टार्ट करेंगे। तो देख लें कि 2D मोशन के अंदर हमारे पास 2D मोशन में क्या क्या आएगा। तो 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, रिलेटिव मोशन आएगा। वन डायमेंशनल मोशन के अंदर आपने देखा था कि एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर कोलिनियर होता है। पर अगर हम 2D मोशन की बात करें तो एक्सीलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर कोप्लेनर होगा। तो आज बात कर रहे हैं 2D मोशन की। ये भी आपका काइनेमेटिक्स का ही एक पार्ट है 2D मोशन। तो काइनेमेटिक्स के इस पार्ट पे 2D मोशन की बात करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर कोप्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर कोप्लेनर टू ईच अदर। एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर कोप्लेनर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होना चाहिए? कोप्लेनर होना चाहिए। ठीक है। कई टीचर इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते होंगे। बी हमारा यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, पर मेरा अपना जो पैटर्न है मैंने आपके सामने रख दिया कि एक्सीलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर कैसा होना चाहिए? कोप्लेनर होना चाहिए। कोप्लेनर होना चाहिए का मतलब एक्सीलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो थीटा 0 से ग्रेटर होगा और पाई से कम होगा। थीटा 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक। अब सवाल आता है कि 2D मोशन में आपके सिलेबस में क्या है। तो 2D मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन है, पहला पॉइंट। दूसरा सर्कुलर मोशन भी 2D का ही एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन। तीसरा रिलेटिव मोशन भी ले सकते हैं आप, जैसे बोट रिवर प्रॉब्लम है तो ये रिलेटिव मोशन भी हो सकता है आपका। तो कौन कौन सा आ जाएगा आपका? प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव मोशन। मैं इस पे भी केवल एक पे बात कर रहा हूँ, अभी सब पे बात करूंगा तो और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा और रिलेटिव मोशन। यहाँ ध्यान रखना एस थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेयर थीटा है एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ये एक्सीलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल आता है कि इसमें हमें जो स्टडी करना है वो किस किस पे बात करना है। तो मैंने अभी बता दिया था, प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात करना है, सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन में अभी नहीं करूंगा, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बाद। रिलेटिव मोशन भी इस पे पार्ट आ जाएगा, 3 पार्ट आएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आता है आपका, थोड़ा सा हम 2D मोशन का एक बेसिक आइडिया दे दें कि 2D मोशन में हमें करना क्या क्या है। देखो यहाँ पे
अब 2D मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में होगा या वाई जेड में होगा या जेड एक्स प्लेन में होगा, यानी पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे होंगे। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा? एक्स और वाई साइमल्टेनियसली चेंज होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये ले लिया हमने 2D मोशन के लिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज होगा। मान लो ये पार्टिकल जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है मैं पूरी थ्योरी नहीं करा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, मैं बिल्कुल एक क्विक रिवीजन कर रहा हूं, और उस रिवीजन में कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे आईआईटी मेंस और नीट में, उससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब सवाल आ रहा है कि जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे, यहां पे देखो इस तरीके से, ऐसे करके, अब किसी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो बताओ क्या आएगा? मान लो ये पॉइंट आपने पी सिलेक्ट कर लिया, तो इस पी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करा जाएगा वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सपोज करो ये कोई पॉइंट पी या ए जो भी सिलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट को ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। हालांकि वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा, इसको x कंपोनेंट कहोगे, और यहां पे कहोगे y कंपोनेंट, bx और by। ये bx होगा, ये by। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, ये कोई पॉइंट आपने सपोज करो p सिलेक्ट कर लिया, इस ट्रेजेक्टरी का ये पॉइंट p सिलेक्ट कर लिया। अब सवाल आता है कि ट्रेजेक्टरी क्या है, पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है। यहां से देखो एक ही टाइम पर x और y कोऑर्डिनेट दोनों साथ साथ चेंज हो रहे हैं। इसको वेलोसिटी को अगर b कह दें तो यहाँ पे b का एक कंपोनेंट आएगा जिसको bx कहोगे, यहां कंपोनेंट आएगा इसको by कहोगे। bx का मतलब x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, dx/dt लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt। by का मतलब कितना हो जाएगा, y टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा, वो dy/dt। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन तो ट्रेजेक्टरी को लेके आएगा, तो ट्रेजेक्टरी को लेके आएगा तो x भी t का फंक्शन होगा। x किसका फंक्शन होगा, t के साथ वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा वो आप अलग अलग प्रिंसिपल हो सकता है। y भी t का फंक्शन होगा, तो जब x t के साथ वेरी कर रहा है y t के, तो इन दोनों में से t को एलिमिनेट करो तो ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ट्रेजेक्टरी, लोकस, पाथ, जो भी आप बोल, पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। आज जब मैं अभी 2013 का पेपर डिस्कस कर रहा था, 2013 का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि x और y में t में रिलेशन दिया था, वेलोसिटी का दिया था हालांकि, और उसके बिहाफ पर उसने कहा ट्रेजेक्टरी निकालें। तो कई बच्चों को लगा कि अरे x y तो डायरेक्ट नहीं दिया, तो अगर वेलोसिटी दिया गया है तो भी हम ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं। कैसे, वेलोसिटी को हम x y कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लें और उसमें से t को एलिमिनेट कर लें तो हमारा ट्रेजेक्टरी आ गया। ट्रेजेक्टरी का मतलब है इन दोनों इक्वेशन से, बल्कि सिंपल सी थ्योरी में बता रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन से हम टाइम को एलिमिनेट कर लें। एक क्वेश्चन तो इस पे ऐसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस पे कभी बन सकता है कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, या वेलोसिटी वेक्टर एसिलेशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, या पोजीशन वेक्टर एसिलेशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। ठीक है, तो अब देखो अगर पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो r इक्वल टू क्या लिखोगे, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x लिख दें और y लिख दें यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखोगे x i कैप प्लस y j कैप। चूंकि पिक्चर 2D है, 3D होता तो z j कैप कर देते। इसका एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो तो b कितना आ जाएगा, i bx प्लस j by आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ गया। अगर इसका एक बार और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो एसिलेशन आ जाएगा, ax i कैप प्लस ay j कैप। अब आपसे पूछा जाए किस इंस्टेंट पर एसिलेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल परपेंडिकुलर है, तो बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, 0। तो कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करना है, मान लो इन दो वेक्टर में किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, से r और b के बीच का एंगल निकाला, तो cos थीटा क्या करोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ r डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ b। कल हम डॉट प्रोडक्ट की बात सिखा रहे थे आपको 11th के बच्चों को, इसीलिए मैं कई चीजें साइमल्टेनियसली चला रहा हूं कि जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा
वो अगर वहां से इस चीज को देख पाएगा कि जो हम अभी टीच कर रहे हैं, तो एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। तो कहीं अगर डेप्थ में जाना है तो आप 11th का जो मैं पार्ट कर रहा हूं जिसमें विद डेरिवेशन कर रहा हूं, आप वहां से देख सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या वास्तव में? तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन का कॉम्बिनेशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन in which one is horizontal that is x and other is vertical that is y। ये किसका कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, वन इज हॉरिजेंटल अदर इज वर्टिकल। मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि ये सब कुछ 11th वाले पोर्शन में जहां डेरिवेशन की बात करूंगा वहां लिखूंगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कितने तरीके से हो सकते हैं? तो प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करता है, किसी भी टॉपिक पे पता चला प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल पे देखा प्रोजेक्शन और 200 क्वेश्चन कर लिए, और अब हाइट के प्रोजेक्शन और इंक्लाइन प्लेन के प्रोजेक्शन के क्वेश्चन छोड़ दिए, और पता चला कि उस ईयर में क्वेश्चन हाइट के प्रोजेक्शन पे आ गया, तो जो कुछ भी स्टडी करी वो काम की नहीं। तो पहले तो स्टूडेंट को प्रोफाइल में डिवीजन करना चाहिए कि कितने पार्ट में ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो ये कितने पार्ट में? प्रोजेक्शन ऑन ग्राउंड एक, दूसरा क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन एट एनी हाइट एज, प्रोजेक्शन ऑन द इंक्लाइन प्लेन थर्ड, मूविंग प्लेटफॉर्म वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ये चार पॉसिबल सिचुएशन होगी। कौन कौन सा होगा? हॉरिजेंटल ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड प्रोजेक्शन, एक तो आपका आ गया हॉरिजेंटल ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है? ये आपका ग्राउंड से प्रोजेक्शन कर दिया। दूसरा हो सकता है प्रोजेक्शन एट एनी हाइट, एट एनी हाइट, किसी हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करें। तीसरा हो सकता है प्रोजेक्शन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, मूविंग प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्शन हो सकता है। मूविंग प्लेटफॉर्म कैसा हो सकता है बताओ? हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो ये चार पॉसिबल सिचुएशन है, इसके बाहर आईआईटी या नीट्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एडवांस की बात करोगे तो इनमें दो दो चीजें एक साथ मिक्स करा देंगे, या तीन चीजें, या इसको किसी सर्कुलर के साथ मिक्स करा दें, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ मिक्स करा दें, वो पॉसिबल सिचुएशन है। पर इन चार के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम प्रोजेक्शन ऑन ग्राउंड देख रहे हैं। फॉर्मूले डायरेक्ट लिखता हुआ जाऊंगा, डेरिवेशन नहीं करूंगा क्योंकि क्विक रिवीजन है। प्रोजेक्शन ऑन ग्राउंड, ठीक है? और इसमें जब हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें डेरिवेशन नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है? और ना इतना आपके पास टाइम होगा। तो प्रोजेक्शन ग्राउंड प्रोजेक्शन देख रहे हैं आप, ठीक है? प्रोजेक्शन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का प्रोजेक्शन मतलब हॉरिजेंटल प्लेन पे प्रोजेक्शन, ठीक है? ये मेरा कहने का मतलब ये है, प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। अब देखो बेटा, यहां से हमने कहा था ये दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। तो एक एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर दें। तो ये वाई डायरेक्शन हो गया और ये एक्स डायरेक्शन हो गया। अब सपोज करो यहां से बॉडी को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, देखो, या u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। तो जहां से प्रोजेक्ट करोगे u वेलोसिटी से, इससे ट्रेजेक्टरी ऐसी आएगी इसकी,
कैसी ट्रेजेक्ट्री आएगी, यहाँ से यू वेलोसिटी से अगर इसको प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे बॉडी। अच्छा एक और बात है, जिस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा उसी वेलोसिटी से, देखो यहाँ पे कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा उसी वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगी बॉडी। जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा उसी एंगल पे। ये सारी बातें इसलिए तो क्योंकि जी को हम यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं। जी को कैसे मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म। तो अगर यहाँ देखें कि हमने जो यहाँ पे इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट किया। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए डायग्राम को फिर से मिटा रहा हूं, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्शन ऑन द ग्राउंड कर दिया। इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम निकल गया है, पर कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, थीटा के एंगल। देखो यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ऐसे आ गया। यहाँ पर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिखा दिया, ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी है। सो किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्शन वेलोसिटी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, ये टेंजेंट के द्वारा दिखाएंगे, ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये थीटा है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि थीटा है। मान लो टी टाइम पर बॉडी यहाँ आ गई, तो फिर यहाँ पे हमने कहा हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो किसको बताएगा, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो फिर वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वेलोसिटी आ जाएगा। इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी v हो गया, और यहाँ पर वेलोसिटी u था। इस पॉइंट पर एंगल कितना होगा, से इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इस डायरेक्शन में bx और by दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसके कितने कंपोनेंट आ गए, bx और by, ये दो कंपोनेंट आ गए। ये डायग्राम तो इससे अच्छा हम बिना उसके बना लेते तो अभी तक कई बार बना चुके होते। ग्राउंड से प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, किसी डायग्राम का किसी का हेल्प नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा बना लेता मैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। यहाँ पर बॉडी को यू वेलोसिटी से, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर v है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल एल्फा है, ये मैक्सिमम हाइट है। अब बॉडी को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया तो ओ ए बी सी, ठीक है। तो जितना ओ से ए तक जाने में टाइम लगेगा, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, ओ से ए तक जाने में, ये हमने कहा था दो इंडिपेंडेंट मोशन का है, ओ से ए तक उतना ही टाइम, ओ से बी तक उतना ही टाइम, ए से बी तक उतना ही टाइम, बी से सी तक उतना ही टाइम, ए से सी तक, ये सभी टाइम इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरा, इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। अब आप देखो, ये एक्स डायरेक्शन में तो यहां तक जाएगा, वाई डायरेक्शन में पहले यहां से यहां तक गया, फिर वापस आ गया, तो इतना जो टाइम होगा इस यहाँ जहां तक बॉडी एयर में रहेगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। इस मोशन को अगर देखें, इसका जो पाथ आएगा वो पैराबोलिक आएगा। अब कोई बच्चा कह सकता कैसे पता पाथ पैराबोलिक, तो पास आउट का तो नहीं कहेगा, पर 11th का कह सकता, तो वही ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका, एक्स वाई में रिलेशन निकालेंगे और टाइम को एलिमिनेट करेंगे, जो कि मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ। हालांकि डेरिवेशन नहीं करना चाहता था, पर करूंगा। अब हमें निकालना है इसमें सीधे सीधे फॉर्मूले, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितने टाइम तक बॉडी एयर में रहेगी, टाइम ऑफ
फ्लाइट। तो देखो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम कैपिटल टी से लिखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम तक, अगर हम पीछे वाले पेज को देखें तो 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। वैसे भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो जिस एक्सिस पर बॉडी टकराती है उसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट और उसका परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लिया जाता है। ये सिंपल सा तरीका है। दूसरा आएगा मैक्सिमम हाइट। पीछे का पेज अब हम दिखा नहीं सकते इसलिए डायग्राम नहीं दिखा सकते, आप देखते जाना। मैक्सिमम हाइट ए से बी तक का, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर लिखें एच, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आ जाएगा। फिर से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखें तो क्या करें, सिंपल तरीका, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ट्वाइस दैट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। तीसरा आ जाएगा आपका हॉरिजेंटल रेंज, क्या आ जाएगा, हॉरिजेंटल रेंज। अब एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में बताओ क्या आएगा, हॉरिजेंटल रेंज निकालोगे तो वो एक्स डायरेक्शन की बात आएगी। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू एक्स टी, यू एक्स और टी की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, आर इक्वल टू आर मैक्स होगा, वेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्यों, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, आर मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। और अगर दो डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, जैसे एक θ1 और θ2, तो उनका सम 90 डिग्री हो, तो इन दोनों के, इसके लिए रेंज अगर R1 कहते हैं, इसके लिए रेंज R2 कहते हैं, तो R1 इक्वल टू R2 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये हॉरिजेंटल रेंज आ गई। अब किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना है, देखो ये थोड़ा सा दिखा दें, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना है, ये किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक bx आएगा एक by आएगा। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, तो वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे निकालना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना है तो बताओ v कितना आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्यों, bx इक्वल टू, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और ux इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी अनचेंज होगी, क्यों, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या आएगा, vy इक्वल टू uy अपवर्ड है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ui माइनस जी टी आ जाएगा। ui को लिखोगे तो u साइन थीटा माइनस जी टी लिख दिया। यहाँ पे जो ay आया था वो g आया था और वर्टिकली डाउनवर्ड था, ठीक। किसी इंस्टेंट पर हॉरिजेंटल के साथ एंगल निकालेंगे तो टेन अल्फा कहते हैं मान लो, तो टेन अल्फा इक्वल टू आएगा वी वाई बाय वी एक्स, और वी वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी टी ओवर यू कॉस थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो कितने टाइम बाद 0 आएगा जी, अगर 0 करते हैं तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, इतने टाइम के बाद अल्फा 0 होगा, दैट इज पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा। किस पे होगा, मैक्सिमम हाइट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी किस पॉइंट के अलोंग होगा, अगर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करें तो अलोंग द हॉरिजेंटल होगा, टेंजेंट, यानी टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो 0 आ जाएगा। अल्फा 0 कर दे तो ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, ये तो कन्फर्म है। और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। वर्टिकल 0 होने का मतलब सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहेगा, यानी उस पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम कहाँ पे होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जहां तक ट्रेजेक्ट्री का सवाल है जो इस पे बात कर रहे थे
जो सबसे पहला वाला पॉइंट लिखा था ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री पे क्या करें, ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक्स निकालें पहले। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, यू एक्स टी, ये आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्रेजेक्ट्री निकाल रहे हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये टी स्क्वायर लिखा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है टी स्क्वायर, तो इसको मिटा रहा हूं, जी टी स्क्वायर कुछ नहीं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दिया, टी को एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेटिंग टी, तो ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। बताया था ना, ट्रेजेक्ट्री के अंदर एक्स वाई में रिलेशन होगा और एक्स वाई में रिलेशन में टाइम के साथ वेरी करेगा, टाइम को एलिमिनेट कर दिया। तो टाइम को एलिमिनेट किया तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, वाई इक्वल टू कितना आएगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर रेंज के टर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स बाई आर। पैराबोला कैसे पता चला, हमेशा रिलेशन हायर पावर के देखा जाए तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो ग्राफ पैराबोला आ जाएगा। ग्राफ क्या आ जाएगा, पैराबोला, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी इंस्टेंट पर हमने वेलोसिटी ये 1 माइनस एक्स बाई आर लिखा है, ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चों को क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सही एक्स टेन थीटा लिखा था, 1 माइनस एक्स बाई आर लिखा, अब तो दिख रहा होगा। ये आपका ट्रेजेक्ट्री की बात आ गई। तो इस पर क्वेश्चन किस पे आएगा, ट्रेजेक्ट्री पे आएगा, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी आएगा, मोमेंटम आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है, टोटल एनर्जी की बात करें, हालांकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी क्यों, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी बात कर रहे हैं और कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये रहेगा। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का, अब देखो जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा है, आज प्रोजेक्टाइल पूरा नहीं कर पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा, तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे एक कहा, एक बॉडी को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, कोई सी भी वेलोसिटी आर्बिट्ररी रख लें, से 20√3 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री लो, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस। अब देखो यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया, कितने वेलोसिटी से, 20√3 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। 20√3 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। आपसे पूछा गया वेलोसिटी उस पॉइंट पे निकालना है जहां पर वेलोसिटी वेक्टर जो है हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल है 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी किस पॉइंट पे निकालना है, जहां वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल। अब देखना ध्यान से, क्या करेंगे, किसी इंस्टेंट पर एंगल का फॉर्मूला क्या लिखा, टेन एल्फा। टेन एल्फा लिखा था यू साइन थीटा माइनस जी टी यानी वी वाई बाई यू कॉस थीटा। ये एल्फा दिया 30 डिग्री, तो टेन 30 का मतलब 1/√3, यू 20√3, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, जी सिंप्लिसिटी के लिए 10t ओवर यू कॉस थीटा, यू कितना है 20√3 और कॉस 60 आ जाएगा 1/2। यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बताओ t कितना आ जाएगा, यहां से सॉल्व किया तो √3 से √3 ये 10 आ गया, देखो √3 से √3 कट गया, ये 10 आ गया, और ये भी आपका 30 आ गया, तो 10t इक्वल टू 20, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया।
अब किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, बी इक्वल टू क्या लिखवाया था, रूट ऑफ किसी भी इंस्टेंट पर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। बी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा तो उतना ही रहेगा, और या यू वी वाई को यू साइन थीटा माइनस जी टी लिखोगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u g t साइन थीटा। ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। u कितना है 20√3, 20√3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 1200, जी स्क्वायर टी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 400, -2 यू है 20√3 जी 10 टी और सब कुछ ये रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू पुट कर दोगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि वैल्यू आप पुट कर लोगे क्योंकि यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे तो ये किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का हमने जनरलाइज फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u g t साइन थीटा। ये हमने वैल्यू का जनरलाइज फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर 10 सेकंड में सॉल्व करना है तो इतना सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, अगर किसी को थ्योरी पता है। देखो एक पेज पहले जाएं तो थ्योरी में हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, तो bx इक्वल टू ux होता है, bx कितना होता है ux, और bx कितना होता है यहाँ पे b cos 30, और ux क्या है u cos 60 यानी 20√3 और cos 60 1/2। देखो 2 से 2√3 तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। शायद 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये मेथड फर्स्ट था बेटा, जो कि इतनी लंबी कैलकुलेशन और यहाँ वैल्यू और स्क्वायर और सब कुछ करना है, ये मेथड सेकंड था 10 सेकंड का, ठीक है। एग्जाम में कितने जल्दी सॉल्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, चेंज इन वेलोसिटी बताना है, ठीक है। क्या बताना है, चेंज इन वेलोसिटी। देखो यहां से एक बॉडी को 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, 2 सेकंड बाद आपको निकालना है, फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकंड। इन 2 सेकंड t इक्वल टू 2 सेकंड। अब आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम हाइट पे है। कैसे नहीं कह सकते मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ भी नहीं है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो 2u40 साइन थीटा 1/2 g10 नहीं कह सकते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर को निकालोगे, इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालोगे, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 30 ही होगा, चेंज निकाल लोगे। एक तरीका तो ये हो सकता है। देखो यहाँ तो वेलोसिटी 40 है और यहाँ क्या होगा 20 u cos 30, यानी 40 cos 30, 40 cos 30 का मतलब हो गया 40 cos 30 का मतलब √3/2, और इन दोनों वेक्टर के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो वेक्टोरियली डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने पिछली क्लास में, अभी 11th की क्लास में बता रहा था, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, इसका रूट होता है। सो कितना आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, v1 माने शुरुआत, ये हो गया v1 और ये v2 हो गया, तो v1 कितना है 40 का स्क्वायर 1600, यहां से किया तो ये 20√3 आ जाएगा, 20√3 का स्क्वायर किया तो 1200 माइनस 2 40 20√3 और cos 60 की वैल्यू आएगी, नहीं cos 30 की वैल्यू √3/2। आप बताओ कितना आ गया यहाँ पर डेल्टा में, ये 2800 आ गया, और यहां से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 420 800 2400 हो गया, तो डेल्टा वी आ गया आपका
20 मीटर पर सेकेंड। टाइम लगा ना। अब आपका 10 सेकेंड में सॉल्व करना है। ये बताओ वेलोसिटी में चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? ओरिजिनल डेफिनेशन एसिलेशन की बताओ। वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से आता है? वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो एसिलेशन की वजह से आता है, और एसिलेशन केवल जी काम कर रहा, तो ए इक्वल टू होता है dv बाई डी टी। ए इक्वल टू कितना होता है? dv बाई डी टी, और ए किसके बराबर है यहाँ पे? जी के बराबर है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ? 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा। dv इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी डी टी। अब जी तो 10 था, टाइम इंटरवल 2 सेकंड था, लो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ना आपको इनिशियल वेलोसिटी की जानकारी लेना है ना कुछ करना है। ये एक दूसरा तरीका हो। तीसरा तरीका, चूंकि अभी हम बच्चों को 11th के बच्चों को वेक्टर पढ़ा रहे थे, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो क्या आ जाएगा बताओ? u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। टी टाइम बाद वेलोसिटी निकालना, तो क्या आ जाएगा? u cos थीटा आई कैप, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल जाएगा। क्यों? u साइन थीटा ऊपर काम कर रहा, g नीचे की तरफ काम कर रहा, तो ये रिटार्ड करेगा y डायरेक्शन, जी टी जे कैप। अब आपको इसका डिफरेंस निकालना था, डेल्टा v। डेल्टा v निकालना था, तो क्या आएगा? v माइनस ऑफ u। कंपेयर करोगे, ये करोगे तो क्या आएगा? माइनस के जी टी जे कैप आ जाएगा। माइनस साइन, माइनस जे कैप आने का मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी में। अब आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरा तरीका होगा। और भी पैटर्न हो सकते हैं, पर मुझे सबसे अच्छा पैटर्न ये फिजिक्स का पैटर्न लगता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम कल हाइट पे ले लेंगे। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था आज, जो एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, किसी पोजीशन पे वेलोसिटी ऐसी दी थी, कोई पेपर डिस्कस कर रहा था मैं, क्या था आपका? ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप, और उसने कहा था ट्रेजेक्ट्री बता दें। तो हमने क्या कहा था? ट्रेजेक्ट्री में एक्स वाई में रिलेशन निकालें। सो अगर इसका लिखते तो बताओ क्या करो? पहले तो इसको वेलोसिटी को वेक्टोरियली लिखना सीखो। तो वेलोसिटी को वेक्टोरियली लिखोगे तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई बी एक्स प्लस जे बी वाई। बी एक्स का मतलब होता है डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल है बताओ? ए के इक्वल है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है। डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल है बताओ? यहाँ पर डी वाई बाई डी टी जो है आपका जे का कोफिशिएंट, वो बी एक्स के बराबर है, और एक्स 80 के बराबर आया। तो बताओ डी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी ए टी स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेट कर लिया। और हमने क्या कहा था? इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से टी को एलिमिनेट कर लो। टी को एलिमिनेट करोगे तो बताओ क्या आएगा? बी ए बाई टू तो एज इट इज है, और टी को लिखोगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया? वी एक्स स्क्वायर बाई टू ए। ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ गया। तो हम ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन में कुछ नहीं करना है। कई बार तो एक्स और वाई में रिलेशन दिया जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्स वाई में रिलेशन नहीं दिया, एसिलेशन में दिया या वेलोसिटी को, तो एसिलेशन में दिया तो उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करें, वेलोसिटी को फिर किस में कन्वर्ट करें? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लें, और टाइम को एलिमिनेट कर लें। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रेजेक्ट्री के बिहाफ पर एक आध क्वेश्चन करें। ये ट्रेजेक्ट्री के बिहाफ पे कर रहे हैं। y इक्वल टू दिया है, सपोज करो, एक एग्जाम्पल लिया, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, फाइंड आउट हॉरिजेंटल रेंज। अब क्या करेंगे? पहला मेथड, ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन से कंपेयर करें, तो y इक्वल टू क्या होता है? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
यहां से x का कोफिशिएंट टेन थीटा है तो टेन थीटा तो a के बराबर आ गया, कंपेयर कराया तो, और g ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये b के बराबर आ गया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या साइन 2 थीटा ले, इनसे सबकी वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें तो ट्रेजेक्टरी रेंज आ जाएगा, आएगा। पर कम से कम इसको करने पे कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट। अब हम 10 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका लिख रहे हैं, ओनली 10 सेकंड। किस में लिख रहे हैं, ओनली 10 सेकंड में तरीका लिख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, अब देखो रेंज कहलाती क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को ही तो रेंज कहलाते हैं, जहां पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो यहाँ इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, r0, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस, यानी यहाँ पे 0 0 था, तो रेंज क्या कहलाती है, जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो, x की वो वैल्यू रेंज कहलाती है। तो y इक्वल टू क्या लिखा था बताओ, y इक्वल टू लिखा था ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, यहां पे y इक्वल टू 0 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई a बाई बी, इसी को रेंज बोलोगे, इसी को क्या बोलेंगे, लो रेंज आ गया। 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, इस पॉइंट पर टेंजेंट जहां पे dy बाई डी एक्स 0 कर लो, वहां पे x कोऑर्डिनेट निकाल दो, उसका डबल कर दो, ठीक है। तो आज से मैंने लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी। कल 2013 का मैंने 16 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बचे हुए रिमेनिंग 14 क्वेश्चन कल सॉल्व करूंगा। और आप लोगों से एक बात कहेंगे कि आप रेगुलर रहें बेटा। दुनिया में किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप पंचुअल रहें और एक सिंसियर वे में आप सेल्फ स्टडी भी करें, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आज आपको एक तरीका सिखाया कि कैसे प्रोफाइल में डिवाइड करते हैं, वो प्रोफाइल डिवीजन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आईआईटी के अंदर कहीं से कहीं तक किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी आएगी। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और इस स्कूल में भी डिस्कस करें, सो दैट कि हम एक अच्छी कंडीशन में आ सकें। अच्छी कंडीशन में आने का मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को रख सकें, ठीक है। एक इंटरेक्शन हमारा बढ़ जाए, हमारी स्टूडेंट के प्रति रीच थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना, तो जितना ज़्यादा टीचर के पास स्टूडेंट होता है, टीचर के पढ़ाने की एनर्जी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कवि सम्मेलन होता है ना, तो तालियां बजाते तो कवियों की एनर्जी बढ़ जाती, ठीक इसी प्रकार स्ट्रेंथ देख के हम लोगों की भी एनर्जी बढ़ती है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें।